worst headache of my life. People who use this word, worst headache of my life, this has to be shown to a doctor. It can be some kind of brain hemorrhage, some subarachnoid hemorrhage, it can be some underlying tumor. Okay. Right? ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में क्या फर्क है? इस्केमिक मीन्स क्लॉट बनना, ब्लॉकेज होना, हेमरेज मीन्स रप्चर होना. सो जाहिर सी बात है हेमरेज इज मोर डेंजरस. यू हैव नॉट ईटन समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, या पानी नहीं पिया, Right. तो उससे आपको डिहाइड्रेशन से, एक्सट्रीम हीट से हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें लोग अनकॉन्शियस होकर गिर के हमारे पास आते हैं. आई मतलब हमारी किसी कहीं विजन, ब्लड विजन हो गई है, एकदम आई साइड अचानक से चलेगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. राइट? फास्ट मीन्स, एफ मीन्स फेस, मुंह टेढ़ा हो जाना. जो कटी निकल जाता है. जो टाइम है आपके ब्रेन को रिकवर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्लॉट को, वो निकल जाता है. डॉक्टर साहब बड़ी अफीमता सी दे ही देती सी, बिकॉज स्पेशली इन पंजाब हर घर में दे कीप ओपियम एज ए मेडिकेशन. जो लोग नहीं भी खाते, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रग अब्यूज की बात कर रहे हैं, बट दे फील कि इट इज़ अ मेडिकेशन. तो हर जहाँ पे घर पे बुजुर्ग है ना, वो ओपियम घर पे रखते हैं. जैसे ही उनको लगता है ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, वो थोड़ी ओपियम मुंह में डाल देते हैं. जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गरम सर्द हो गया, ये गरम सर्द स्ट्रोक का नतीजा होता है. एकदम एसी से निकल के बाहर आ गए तो स्ट्रोक हो सकता है. मॉर्निंग विंटर्स, दिसंबर जनवरी में सुबह 4 बजे 5 बजे लोग सर्दियों में वॉक के लिए जाते हैं. राइट. दैट्स वेरी रिस्की. सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक, अगर हम मेन कारण तो उसका हाइपरटेंशन सब में ज़्यादा रहता है, बीपी, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल. पर अगर आप यंग स्ट्रोक की बात करो और हमारी पॉपुलेशन की बात करो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यंग एज में बढ़ने का है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इट्स ऑल आवर लाइफस्टाइल. एपिलेप्सी की, क्योंकि पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी है. सीजर और एपिलेप्सी में क्या फ़र्क है? सडनली जर्क्स लगने शुरू हो गए, आप अनकॉन्शियस हो गए, आंखें एक तरफ खड़ी रह गई, दांतों का जुड़ना, जीभ कटना, अनकॉन्शियस हो जाना. मे बी बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर, सम स्ट्रोक, सम एक्सीडेंट केस, अंडरलाइंग फैक्टर, या अंडरलाइंग फैक्टर और सम जेनेटिक्स. सो दैट क्वालिफाइज एपिलेप्सी. तो मिर्गी का दौरा कहते हैं. तो इसमें फर्स्ट एड क्या है? पुराने ज़माने में था जूता सुंघा दो, या मुंह में चम्मच डाल दो, या पानी डाल दो. ये सही है? डेफिनेटली पहले तीनों चीज़ें मिथ्स हैं. मिथ है? डेफिनेटली मिथ हैं. जूता सुंघाना, चम्मच मुंह में डालना, पानी डालना. Oh, Many really? people come to us with dislocation, क्योंकि सारी फैमिली पकड़ लेती है जोर लगा के कि इसको रोक लें. जर्क्स को नहीं रोक सकते. दैट्स फ्रॉम द ब्रेन. वो ब्रेन का इतना करंट फायर हो रहा होता है रैपिड कि उससे सीजर आ रहा है. ओह. तो माइग्रेन का सबसे बड़ा कॉज क्या है और इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है? तो मदर्स को आप देखते थे घर पे चुन्नियाँ बांध के घूम रही हैं, बड़े लोगों को हम देखते हैं. सो दैट्स माइग्रेन. लेट सो के लेट उठना, ओवर स्लीप, एंड इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स 7 आवर्स, कम सोते 3-4 घंटे सो रहे हो, तो वी गेट ट्रिगर्ड बाय माइग्रेन. एक आपका दिल और दूसरा आपका दिमाग, अगर ये सही है हर लिहाज से एज ह्यूमन बीइंग, और दूसरा फिजियोलॉजिकल, तो जहान आपका है. दोस्तों, आपके जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, इसमें इतना कुछ चलता है, इतनी खलबली चलती है, वो शायद हमारे कंट्रोल में होती है. लेकिन जब बात आ जाती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूरो, तो हमको याद आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट. और उनको अगर हम बोलेंगे कि वो खुदा से कम नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा. दिस पॉडकास्ट इज़ अगेन वेरी स्पेशल because I am with a renowned neurologist, Dr. Monica Bansal. I end up calling you Bansal. Bansal रहने दूँ कि सिंगला ही बोलूँ? हाँ, चलने दूँ. हाँ, ओके. क्या बोलते? डॉक्टर मोनिका सिंगला. मोनिका, सबसे पहले तो अभी जो हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि जो एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, ये कितना सीक्रेट है? फॉर मी, पायल, आई थिंक डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत बहुत सेक्रेट है. बिकॉज कोई भी चीज़ आप दिल से करते हो, दिस प्रोफेशन इज़ फुल ऑफ एम्पथी. बिसाइड्स आवर नॉलेज, बिसाइड्स आवर स्टडीज़, पेशेंट मैनेजमेंट, एम्पथी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग. और आई थिंक हमारे पास जो भी पर्सन आता है ना हॉस्पिटल में, आई थिंक दे कम विद मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ट्रबल्स. सबसे डिजीज़ के साथ वो जूझ रहे होते हैं. Correct. तो उस टाइम पे एक डॉक्टर का बिहेवियर, हाउ वी हैंडल, हाउ वी टैकल देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये प्रोफेशन इतना नोबल है, क्योंकि मुझे जो लगता है, हम हर दिन इतने पेशेंट्स को मैनेज करते हैं. कई पेशेंट हमारे पास बहुत ही सीरियस कंडीशन में आते हैं. न्यूरोलॉजी इज़ लाइक ओपीडी भी है, साथ में इंडोर और साथ में आईसीयू मैनेजमेंट. सो बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होते हैं. एवरी डे यू सी दोज पीपल, सम यंग चिल्ड्रन, सम यंग एडल्ट्स, सम हस्बैंड, सम वाइफ, सम मदर, फादर, हर तरह के फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट हमारे पास होते हैं. जब वो ठीक होके जाते हैं,
जब वो चल के जाते हैं आईसीयू से बाहर जाते हैं, वो ठीक होके आते हैं, जैसे आपने बोला वेंटिलेटेड पेशेंट्स जो अनकॉन्शियस थे किसी स्टेज में, तो उसके बाद जो फैमिली की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है ना, तो मुझे लगता है दैट इज़ द मोस्ट डिवाइन थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दिस प्रोफेशन, मुझे नहीं पता, लोग आजकल कहते हैं कि शायद उतना नहीं रहा या लोग, बट आई फील पीपल रिस्पेक्ट यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, और हमें भी अगर हम उनको बहुत अच्छे से डील करें तो वी गेट लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। अब अगर न्यूरो की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर, दे आर डिफरेंट राइट, टू कॉल इट अ डिसऑर्डर और एन इशू, तो क्या लगती है आपको और उसका रीज़न क्या है? आजकल अगर हम देखें तो सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं, हेडेक्स, माइग्रेन, बहुत कॉमन है। आई थिंक एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन हैज़ हेडेक, राइट, वेरी वेरी कॉमन। अब मैं हेडेक पे आती हूँ। अब जो हेडेक है मेरे को होता है ना, मुझे कभी कभार होता है, और मेरे को ना वो कुछ चीज़ों में ना ओसीडीज होते हैं, जैसे मुझे मेडिसिन नहीं खानी। तो सबसे पहले अगर हेडेक की बात करी तो कौन सा हेडेक आपको लगता है कि ये हेडेक है, अब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, कि अब तो डॉक्टर मोनिका के पास या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है हर हेडेक इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो पायल ये समझना बहुत ज़रूरी है, एवरी हेडेक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हेडेक आपको होगा ना तो यू विल फील अनकम्फर्टेबल, यू नीड मेडिकेशन, यू नीड राइट काइंड ऑफ एडवाइस। तो हेडेक अगर है, अगर आपको ये नहीं कि साल में एक बार हो रहा है, अगर आपको फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, या कभी ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है, तो यू नीड टू विजिट डॉक्टर सबसे पहले। इट मे बी माइग्रेन, सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा माइग्रेन हेडेक है, वो बहुत कॉमन है, बट उसमें भी जब आप डॉक्टर की एडवाइस से चलेंगे तो आपको पता होगा कि व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड नॉट टू डू। कुछ हेडेक्स ऐसे हैं जिसमें आप कह रहे हो कि इट कैन बी वेरी सीरियस, देर आर सम रेड फ्लैग्स ऑफ सम हेडेक्स कि बहुत सीवियर हेडेक है, साथ में वॉमिटिंग्स हो रही हैं, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, कोई वीकनेस का आना, कोई पासा सुन्न हो जाना, राइट, और आपको लगे कि सडन ऑनसेट और फर्स्ट टाइम एवर आई हैड दिस काइंड ऑफ हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। People who use this word, worst headache of my life, this has to be shown to a doctor. It can be some kind of brain hemorrhage, some subarachnoid hemorrhage, it can be some underlying tumor, okay, right? So कई बार कोई ब्रेन में क्लॉट्स हो सकते हैं। So these headaches are very serious. आपने हेमरेज बोला है ना डॉक्टर मोनिका, जो मुझे लगता है एज अ लेमैन, अगेन मैं जब भी किसी डॉक्टर की इंटरव्यू करती हूँ, आई ऑलवेज थिंक ऑफ एज अ लेमैन। तो पहले तो अभी हम डिस्कशन बाद में करेंगे कि किस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, लेकिन एक स्ट्रोक और हेमरेज में क्या फ़र्क है? ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में क्या फ़र्क है? जो ब्रेन हेमरेज है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रोक ओनली। स्ट्रोक का क्या मतलब है? ब्रेन स्ट्रोक मींस, इसको आजकल लेमन लैंग्वेज में ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, ताकि लोगों को समझ आए। हर बंदा पहले स्ट्रोक को हार्ट अटैक समझता था, अभी भी लोग ऐसे जो हार्ट सेंटर में जाते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उनको पता नहीं होता कि जो पासा रुकना, इट्स ए ब्रेन स्ट्रोक। सो ब्रेन स्ट्रोक मीन्स पैरालिसिस का अटैक। सो ब्रेन स्ट्रोक मीन्स सडनली हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, सडन सेसेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो आपके जो ब्लड वेसल हमारी आर्टरी उसमें क्लॉट बन गया, और इट हैज़ रप्चर्ड, ब्रेन हेमरेज हो गया। सो दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं मेनली, इस्कीमिक दैट इज ब्रेन की ब्लॉकेज आर्टरी की, और हेमरेजिक जैसे कि नस का फटना, ब्रेन। सो जो पहले है फर्स्ट कैटेगरी स्ट्रोक एंड द अदर इज फट जाए, तो या दोनों स्ट्रोक की टाइप्स हैं, एक इस्कीमिक है, एक हेमरेजिक है। इस्कीमिक मीन्स क्लॉट बनना, ब्लॉकेज होना, हेमरेज मीन्स रप्चर होना। सो जाहिर सी बात है हेमरेज इज मोर डेंजरस, यूजली मोर डेंजरस, बट इस्कीमिक डिपेंड करता है कितना बड़ा क्लॉट है, वो भी डेंजरस हो सकता है। तो जो अब एक और सवाल आपसे पूछूंगी, जनरली जो लोग नहीं समझ पाते, हीट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक में क्या फ़र्क है? ओके, ब्रेन स्ट्रोक जब हमने बात की, ब्लड सप्लाई बंद हो गई बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेज और ब्रेन हेमरेज। हीट स्ट्रोक इज़ डिफरेंट। हीट स्ट्रोक हम कब देखेंगे? जब हमारा वेदर यहाँ पे हाई टेम्परेचर 47, 48, 49 डिग्रीज 50s में, जब हमारा जून, जुलाई, अगस्त का वेदर होता है ना, जब आप ओपन फील्ड्स में, ओपन प्लेसेस में, बहुत हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिड वेदर है, एंड वी आर डिहाइड्रेटेड, हम बहुत लंबा टाइम सन एक्सपोजर में हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत बारी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं कि उनके अपने फादर मदर या बच्चों को लेके आते हैं कि ये बहुत देर से फील्ड्स में काम कर रहा था, या बाहर पेरिफेरी पे जॉब थी हमारी, आप सड़क पे थे, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा है, आपको बहुत हीट में हो, पानी नहीं पी रहे, हाइड्रेशन नहीं है, यू हैव नॉट ईटन समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, या पानी नहीं पिया, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन से, एक्सट्रीम हीट से हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें लोग अनकॉन्शियस होकर गिर के हमारे पास आते हैं।
या इट टेक सम टाइम टू रिकवर। अगर वो टाइम लिया है ब्रेन को डैमेज होने से पहले टाइम पे आ गए, तो हाइड्रेशन से, प्रॉपर आपके फ्लूइड सप्लीमेंटेशन से, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करके वी मेक दम रिकवर। तो अगर किसी को स्ट्रोक आ जाए तो जैसे हार्ट में हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक अगर हम बोले आ जाए तो फर्स्ट एड होता है। तो अगर आपको हीट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक प्रिसाइसली आए तो इसका भी कोई फर्स्ट एड है? ब्रेन स्ट्रोक की हम बात करते हैं, जो ब्रेन अटैक की मैं बात करी थी, आइडली हम इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है मतलब आपका साइड वीक हो गया। इसको अंडरस्टैंड करने का बड़ा इजी एक निमोनिक है, बी फास्ट, राइट, फॉर ए लेमैन, फॉर एनी पर्सन जिसको समझना है कि ये एक्चुअली स्ट्रोक है कि नहीं है। बी मीन्स बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस अगर अचानक से ख़राब हो जाए। ई मीन्स आईज, आई मतलब हमारी किसी कहीं विजन, ब्लड विजन हो गई है एकदम, आई साइड अचानक से चलेगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, राइट। फास्ट मीन्स, एफ मीन्स फेस, मुंह टेढ़ा हो जाना। ए मीन्स आर्म, हमारी आर्म ट्विस्ट होगी, नीचे वीक होगी या पूरा साइड वीक हो गया। ओके। एस इज स्पीच स्लर्ड हो जाए। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है, बैलेंस, विजन, फेस, आर्म और स्पीच, तो इट मीन्स टाइम। T is time is brain, time is most crucial. So we tell people not to give any first aid at home ideally, because जो मैंने बताया आपको पहले कि 2 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर नस की ब्लॉकेज है एंड पेशेंट हमारे पास विद इन 4.5 आवर्स हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर थेरेपीज अवेलेबल हैं, जिसको हम ब्लड थिनर का इंजेक्शन देके स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन जो लोग घर पे ही डिस्प्रिन की या कोई ब्लड थिनर्स की गोली खिला देते हैं, कई बार पेरिफेरी के फिजिशियन के पास गए, उन्होंने स्कैन के लिए भेजा, फिर वहाँ पे कुछ मेडिसिन दे दी, तो हम उसको, वो टाइम पीरियड निकल जाता है आपका, जो निकल जाता है, जो टाइम है आपके ब्रेन को रिकवर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्लॉट को, वो निकल जाता है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, लोग फर्स्ट एड क्या समझते हैं? ओपियम। हर पर्सन के घर में पेशेंट्स कम टू अस, डॉक्टर साहब मड़ी अफीम तो असी दे ही दिती सी, बिकॉज स्पेशली इन पंजाब हर घर में दे कीप ओपियम एज ए मेडिकेशन। जो लोग नहीं भी खाते, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रग अब्यूज की बात कर रहे हैं, बट दे फील कि इट इज़ अ मेडिकेशन। तो हर जहाँ पे घर पे बुजुर्ग है ना, वो ओपियम घर पे रखते हैं। जैसे ही उनको लगता है ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, वो थोड़ी ओपियम मुंह में डाल देते हैं। इट इज़ सेड टू बी कि वो ब्रेन की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है और स्ट्रोक रिवर्स कर जाता है। जो कि हमने डाटा किया था, हमने स्टडी की थी डीएमसी में, तो और हमने पेशेंट्स पे ये देखा था कि जिन लोगों ने अफीम खाई हुई थी, जिन्होंने नहीं खाई हुई थी, तो जिन्होंने नहीं खाई थी उनमें सेम था, किसी में भी ओपियम खाने से बेनिफिट नहीं था। तो आप ये कहना चाह रही हो जो अफीम से आपका स्ट्रोक बेटर हो सकता है, ये मिथ है? ये मिथ है। लोग, हर पेशेंट स्ट्रोक को पहले ओपियम दे के आते हैं हमारे पास, जब भी आते हैं इवन टाइम विंडो में भी। उससे कई बार क्या होता है, जिन्होंने तो बहुत हल्की सी दी है, इट मे एटलीस्ट नॉट हार्म देम, दैट्स ओके। वो दे दिया तो ठीक है ना, वो मिथ था, वो इतना अच्छे से बनी हुई है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, उधारना बदलना है ना, उधारना बदलना मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग ज़्यादा दे देते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो कई बार पेशेंट उसकी वजह से और ड्राउजी हो जाता है। वो स्ट्रोक को असेस करना और एग्जैक्ट पोजीशन समझना डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो सेकंड वाली फर्स्ट एड है ना, थोड़ी डेंजरस है। सो दिस हैपेंस लॉट मेनी टाइम्स, दे गिव लॉट ऑफ ओपियम। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रोक की बात करें, इसमें आइडियली एक जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गरम सर्द हो गया, ये गरम सर्द स्ट्रोक का नतीजा होता है? एकदम एसी से निकल के बाहर आ गए तो स्ट्रोक हो सकता है? नहीं, हम जनरली लेके चलते हैं कि यही होता है। उससे यूजली हेडेक्स होते हैं। अच्छा। जो सडन टेम्परेचर चेंज होता है ना, आप देखना गर्मियाँ आने वाली हैं, समर्स, हम लोग एसीज में होंगे, बाहर हमारा एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिड वेदर है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे या एकदम से हवा लगेगी एसी की ठंडी, तो आपको लगता है सिर में, लोग कहते हैं सिर से हवा बज गई, सिर में गर्मी लग गई, यू फील सिवियर हेडेक। सो माइग्रेन को बहुत ट्रिगर करती है ये जो गर्म सर्द वाला टेम्परेचर है, जिसको हमारे पेरेंट्स कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि गर्म सर्द हो गए। सो आजकल हम उनको कहते हैं कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर, ह्यूमिड वेदर, हॉट वेदर या बहुत ठंडी हवा, दैट गिव्स यू हेडेक। जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में यूजली गर्म सर्द से नहीं होता, पर जो एक्सट्रीम विंटर्स हैं, अर्ली मॉर्निंग विंटर्स, दिसंबर जनवरी में सुबह 4 बजे 5 बजे लोग सर्दियों में वॉक के लिए जाते हैं, राइट। That's very risky, especially for the elderly, for people who have risk of stroke like hypertensive या diabetic और other risk factors हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि इतनी ठंडी हवा में मत जाइए, क्योंकि हमारा ब्लड सबसे ज़्यादा गाढ़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है। तो क्लॉट बनने के चांसेस बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड एक्सपोजर बढ़ जाते हैं। तो कोल्ड से वो रिलेशन है स्ट्रोक का। जो गर्म सर्द होने वाला है वो हेडेक्स को बढ़ाता है, वो हेडेक को बढ़ाता है। ओह,
दैट्स क्वाइट वैल्यूएबल। अब एज ग्रुप की बात करते हैं, कोई कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी में आपको लगता है कि जो हीट स्ट्रोक है उसमें आने के चांसेस कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या हो ही नहीं सकते, कि बच्चों में तो हो ही नहीं सकता? देखो, जो हीट स्ट्रोक है वो किसी को भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक, बिकॉज बच्चे, यंग एडल्ट्स, बुजुर्ग, Of course, स्पेशली जो भी हम थोड़े से भी वीक हैं या हमारी बॉडी थोड़ी प्रोन है, हम जितने स्ट्रॉन्ग भी हों, अगर इतना हाई टेम्परेचर, वार्म वेदर है, हॉट वेदर है, हीट स्ट्रोक कैन हैपन टू एनीवन। जो ब्रेन स्ट्रोक है उसमें हम यूजली पहले कहते थे कि जो पैरालिसिस है वो बुजुर्गों की बीमारी है, पर वो ज़माने चले गए। इट कैन हैपन इन चिल्ड्रन, इट कैन हैपन यंग एडल्ट्स, पर यंग एज में आजकल स्ट्रोक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या रीजन? स्पेशली इन इंडिया, व्हाट्स द वी रीजन? हैव सीन द सर्च ऑफ यंग स्ट्रोक इन इंडिया। राइट। द रीजंस सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, अगर हम मेन कारण तो उसका हाइपरटेंशन सब में ज़्यादा रहता है, बीपी, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। पर अगर आप यंग स्ट्रोक की बात करो और हमारी पॉपुलेशन की बात करो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यंग एज में बढ़ने का है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओह, इट्स ऑल आवर लाइफस्टाइल, इट्स ऑल आवर लाइफस्टाइल। हम कहते हैं हम वेस्टर्नाइजेशन हो गई, वेस्टर्न में चाहते लोग हेल्दी फूड खाते हैं, यहाँ पे हम सारा टाइम बहुत लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। टू मैनी ब्रेड्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और फ्राइड फूड, है ना, हाई क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, बैठे हुए हैं हम सारा दिन, है ना, नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द मोस्ट कॉमन रीज़न। एंड बाकी जेनेटिक्स तो है ही है। जब हमारे पेरेंट्स को हो रहा है तो वी पीपल हु यू नो एट एनी एज वी आर प्रोन टू गेट दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर हम उसका ध्यान नहीं देते। अनदर रीज़न इन इंडिया इज एयर पोल्यूशन। इट इज़ फाउंड टू बी वन कॉज ऑफ स्ट्रोक। सो यंगर एज में स्ट्रोक पड़ने के ये इंपॉर्टेंट कारण हैं, बिसाइड्स हाइपरटेंशन, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना, हार्ट डिजीज़, राइट। ये तो है ही। सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको स्ट्रोक ना आए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो लाइफस्टाइल चेंज। डेफिनेटली। मैं, आप जितनी भी बात, मैंने पहले हेडेक की बात करी, अब स्ट्रोक की बात करी, आई थिंक मुझे लगता है हमारी सारी चीज़ें अल्टीमेटली लाइफस्टाइल पे आ जाती है। मुझे लगता है मैं जब ओपीडी में ना, मतलब आई एम द पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टेलिंग पीपल कि प्लीज़ चेंज योर लाइफस्टाइल। उनको ये लगता है कि मैम फिर वही शुरू हो गया, मैं कहती हूँ खाना टाइम पे खाना और सोना टाइम पे। पीपल डोंट स्लीप अर्ली। अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रक्स, एंड 7 to 8 hours sleep। या अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम एपिलेप्सी की, क्योंकि पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी है, जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप ज़रूर टिप्स दें। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सीजर और एपिलेप्सी में क्या फ़र्क है? ओके, सीजर ये एक ही चीज़ है या अलग है? एक तरह की चीज़ इसलिए है, सीजर इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। अगर किसी को वन टाइम कोई इवेंट हुआ जिसमें आपकी सडनली बॉडी में जर्क्स लग रहे हैं, पेशेंट को फिट्स पड़ गए, जिसको कहते हैं फिट पड़ना आम लैंग्वेज में, या पंजाबी कहते हैं दौरा पैना, यू नो, दैट इज़ ए सीजर। उसमें यूजली जो बड़ा मेन सीजर जो लोगों को पहचान में आता है, दैट इज़ कि जब हमारा सडनली जर्क्स लगने शुरू हो गए, आप अनकॉन्शियस हो गए, आंखें एक तरफ खड़ी रह गई, दांतों का जुड़ना, जीभ कटना, अनकॉन्शियस हो जाना, तो ये सीजर है। एपिलेप्सी हम कब कहते हैं? हर सीजर एपिलेप्सी नहीं है, राइट। सम सीजर्स कैन बी बिकॉज ऑफ सम टेम्परेरी रीजन, कि आपको एकदम से आपका बहुत सडन मेटाबॉलिक डिस्टर्ब, को एकदम सोडियम पोटेशियम बहुत कम हो गया या ज़्यादा हो गया या कैल्शियम कम हो गया, यू कैन हैव ए सीजर, राइट। या सडन शुगर, सडन शुगर कम होना या बहुत हाई होना कैन कॉज सीजर। टेम्परेरी है ना, आपने इसको ठीक किया, यू आर फाइन, सो इट डजंट क्लासिफाई एपिलेप्सी। ठीक है। एपिलेप्सी हम तब कहते हैं जिसको अनप्रोवोक किसी बंदे को एक से ज़्यादा सीजर होने के चांसेस हैं। एक ही बार में कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग टाइम पे, चाहे एक बार में या आपको 6 months के गैप पे, 1 month के गैप पे, यू हैव टेंडेंसी टू गेट रिकरेंट सीजर्स बिकॉज ऑफ द अनप्रोवोक्ड रीज़न। प्रोवोक्ड रीज़न क्या था? शुगर कम ज़्यादा होना, सोडियम कम ज़्यादा होना, कैल्शियम कम ज़्यादा होना, या टेम्परेरी कोई फीवर आ गया आपको, ब्रेन फीवर। अगर वो चीज़ें नहीं हैं, बट यू हैव ए चांस टू हैव अनदर सीजर, maybe because of some tumor, some stroke, some accident case, underlying factor or some genetics, so that qualifies epilepsy, या कोई ब्रेन इन्फेक्शंस जो कि लंबा टाइम रहती है ब्रेन में। तो अगर हम सीजर को, यानी किसी को सीजर आया है, या जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, तो इसमें फर्स्ट एड क्या है? पुराने ज़माने में था जूता सुंघा दो, या मुंह में चम्मच डाल दो, या पानी डाल दो, ये सही है? डेफिनेटली पहले तीनों चीज़ें मिथ्स हैं। मिथ है? डेफिनेटली मिथ हैं। जूता सुंघाना, चम्मच मुंह में डालना, पानी डालना। जब सीज़र होता है किसी को, उसकी फर्स्ट एड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सीज़र में जब तक पेशेंट को झटके लग रहे हैं, बॉडी अकड़ रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, जीभ, दांत जुड़ गए, जीभ कट रही है,
हम पेशेंट को पहले कहते हैं कि उसको इमीडिएटली किसी साफ जगह पे लिटा दो Okay. इफ़ वी आर अराउंड, हाँ. यू नो। उसको क्योंकि जर्क्स लगेंगे, ज़ोर ज़ोर से झटके लगते हैं, तो उसमें आपको इंजर होने का डर है पेशेंट को। राइट. अगर सडनली आप गिरते हो तो कहीं हेड इंजरी होने का डर है, तो उसको Correct. क्विकली पकड़ के अगर आप कहीं लिटा दें, आसपास की चीज़ें हटा दो। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू डू एट वन टाइम। जब पेशेंट के, क्योंकि ये जो जर्क्स हैं वो यूजली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक लास्ट करते हैं। ऑल राइट. टिल दैट टाइम वी शुड नॉट टच द पेशेंट। यू शुड नॉट टच द पेशेंट. पीपल व्हाट दे डू, वो जर्क्स को रोकने की कोशिश करते हाँ, हैं, पीछे वो उसकी से बॉडी पीठ पकड़ लेते थपथपाते हैं, हैं। लोगों का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, उनको शोल्डर फ्रैक्चर हो जाता है। Oh, really? पीपल कम टू अस विद डिसलोकेशन, क्योंकि सारी फैमिली पकड़ लेती है जोर लगा के कि इसको रोक लें। जर्क्स को नहीं रोक सकते, दैट्स फ्रॉम द ब्रेन। वो ब्रेन का इतना करंट फायर हो रहा होता है रैपिड कि उससे सीजर आ रहा है। ओह. वंस योर बॉडी इज एट काम 45 सेकेंड 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर जैसे ही उसके झटके रुके, उनको करवट दिलवा देनी चाहिए साइड, प्रेफरेबली द लेफ्ट साइड। झटके रुकने के बाद. हाँ. झटके रुकने के इमीडिएटली बाद, क्योंकि उस टाइम पे चांसेस हैं कि जितना आपका सलाइवा सिक्रीशंस अंदर इकट्ठी हो गई हैं, दैट कैन गो टू योर लंग्स एंड पेशेंट कैन डेवलप निमोनिया। सो द बेस्ट थिंग इज टू गिव साइड एट दैट टाइम, सो दैट सिक्रीशन जो मुंह से सलाइवा है, थूक है, वो बाहर आ बाहर जाए। निकल जाए. लेफ्ट साइड, राइट साइड. प्रेफरेबली लेफ्ट साइड, पर आपको जो उस टाइम पे इमीडिएटली कन्वीनियंस। करेक्ट करेक्ट. सारे लोग उसको सराउंड करके खड़े हो, सराउंड नहीं करिए, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं जा रही पेशेंट के लिए, तो थोड़ी हवा आए उसको। उस टाइम पे साइड दिलवाएं, सलाइवा निकल जाए, विद इन फ्यू सेकेंड्स पेशेंट को होश आ जाता है। दो दे गेट कन्फ्यूज्ड, दे रिमेन कन्फ्यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसको पोस्ट टिकलर कन्फ्यूजन बोलते हैं। तो उस टाइम पे आइडली इमीडिएटली टेक टू द हॉस्पिटल। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों में तो वैसे पंचर नॉर्मल हो जाता है, बट सीजर कैन बी रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग। अगर प्रोलॉन्ग सीजर हो जाए, अगर 1 मिनट के अंदर सीजर नहीं ठीक हो रहा, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग हमेशा ऑब्वियसली, बट 1% पीपल कैन डाई ड्यूरिंग सीजर। तो अगर किसी को हमें पता है कि एक बार सीजर हुआ, आपको पता है पेशेंट इज केस ऑफ एपिलेप्सी, मेडिसिन चल रही है, तो हम ये नहीं कहते कि हर सीजर के टाइम हॉस्पिटल भागो। ऑब्वियसली अगर सीजर हो गया तो उसके बाद दवाई दे दो, बट ड्यूरिंग सीजर पानी वगैरह मुंह में कुछ नहीं डालना। दे कैन एस्पिरेट। That's what I was thinking. Yeah, like you said, if they can aspirate on their own saliva, they can तो of course ऊपर से तो aspirate बिल्कुल on. पानी कुछ नहीं देना। जब उनको कॉन्शियस लेवल आता है तब हम कहते हैं कि मेडिकेशन की डोज रिपीट कर सकते हो, अगर मिस हुई है तब भी दे दो। एंड देन यू कैन कम टू योर फिजिशियन, ट्रीटिंग डॉक्टर। अगर कोई सीजर 1 मिनट से ज़्यादा झटके नहीं कंट्रोल हो रहे, देन दे शुड बी ब्रिंगिंग टू द हॉस्पिटल। अच्छा. फिर इट मीन्स पेशेंट कैन गो टू स्टेटस एपिलेप्टिकस। उसको फ्रीक्वेंट सीजर कंटिन्यूस हो रहे हैं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। Oh, then you have to rush to the यस hospital. यस, देन वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अब हम वापस मुड़ते हैं. हमने एक बहुत ही कॉमन, आई विल कॉल इट बीमारी, वो है माइग्रेन. तो माइग्रेन का सबसे बड़ा कॉज क्या है और इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है? अगर आप कॉज की बात करोगे, माइग्रेन जेनेटिक प्रॉब्लम है। यस, माइग्रेन इज ए Is जेनेटिक। only genetic? Oh yes, it's genetic, right? Means वैसे माइग्रेन बहुत कॉमन है। जो हम कॉजेज का जो आप पूछना चाहते हो, प्रॉब्ली यू वांट टू आस्क अबाउट द ट्रिगर्स। Yes. आई विल टेल यू व्हाट आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स। हाँ. कॉज अगर बात करें, इट्स जेनेटिक्स। हमारे मदर या फादर सबको हेडेक होता है, जब जो बच्चों को होता है। एट आर एज ऑल्सो, अगर आप याद करोगे, अगर आपको हेडेक है या मुझे माइग्रेन है, माई मदर या फादर, यू नो, पुराने ज़माने में सिर पे Messes, बाम हाँ, लगाना, विक्स right, लगाना, right. थोड़े हाथ से दबा दो, किसी ने चुन्नी बांध ली। Right. तो मदर्स को आप देखते थे घर पे चुन्नियाँ बांध के घूम रही हैं, बड़े लोगों को हम देखते हैं। सो दैट्स माइग्रेन। उसमें लेबल नहीं मिलता था कि ये माइग्रेन है। आजकल डायग्नोज होने लग गया, लेबल मिल जाता है, तो वी नो इट्स माइग्रेन। इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रिगर फैक्टर्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि वी आर प्रोन टू गेट माइग्रेन इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल आवर ट्रिगर्स। Okay. ट्रिगर क्या चीज़ें करती हैं? जो मैंने सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात की थी, माइग्रेन के लिए लाइफस्टाइल तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइग्रेन वालों को ट्रिगर करती है कम सोना, लेट सो के लेट उठना, या Oh. बहुत यू नो ओवर स्लीप। सो स्लीप के तीनों पॉइंट्स हो गए, लेट सो के लेट उठना, ओवर स्लीप, एंड इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स 7 आवर्स, कम सोते 3-4 घंटे सो रहे हो, तो वी गेट ट्रिगर्ड बाय माइग्रेन। अनदर थिंग इज फूड। prolonged फास्टिंग ट्रिगर्स माइग्रेन। आपके खाने में बहुत गैप्स हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं कर रहे, ब्रेकफास्ट तो कर लिया, यू आर बिजी एट योर सम इंटरव्यू, आई एम बिजी सीइंग पेशेंट्स, और यू नो आपको लगता है मैं ये काम फिनिश कर लूँ, Correct. मेरे लंच का टाइम तो हो गया, मैं घंटे में कर लेता हूँ। पर जब तक वो घंटा आता है, आवर हेड स्टार्ट्स गेटिंग हैवी, फिर खाना भी खा लो, हेडेक तो हो गया। वंस इट हैपन्स, यू हैव टू टेक मेडिसिन, नथिंग not कैन the way out. रिलीव इट। लाइक मिसिंग मील्स और गैप इन द मील्स। तभी ना डॉक्टर मोनिका, जब फास्ट रखते हैं तो हेडेक होता है. हेडेक होता है ना।
माइग्रेन वाले तो लाइक आई टेल पीपल कि प्लीज़ अवॉइड फास्टिंग. वो फास्ट रखो जैसे ऑब्वियसली फीमेल्स करवा चौथ है, हमने रखना ही है, दैट्स ओके. उस दिन आप सेफ सोचते कि मुझे मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, खा लेंगे, दैट्स ओके टिल द टाइम वी कैन कीप. अदर फास्ट आई फील कि जिस फास्ट में कुछ खाना अलाउड है ना, चाहे हम मॉडिफाइड सिंपल खाना खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बट कीप दैट फास्ट ओनली. डू नॉट कीप दो स्ट्रिक्ट फास्ट जिसमें गोलियां खानी बहुत ज़्यादा पड़ी और आपको हेडेक हो रहा है. पीपल कैन नॉट टॉलरेट फास्टिंग. पर लोगों को पता ही नहीं है घर पे खाना कितने बजे खा रहे हो, 11-12 बज जाते हैं. लुधियाना में तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत बिजनेस फैमिलीज में ऐसे ना लेट खाना खाते हैं, तो लेडीज दे गेट फ्रीक्वेंट माइग्रेन. राइट, हाँ, दैट्स द रीजन कि वही पट्टी बंदी रहती है, चुन्नी बंदी रहती है. ओह यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस. यू मस्ट हैव सीन मेनी टाइम्स, है ना, छोटे होते देखते थे. मम्मियों को तो जनरली देखते थे क्योंकि मम्मा फास्ट भी बहुत यस, करते थे. और हम उनसे पूछते ना, अभी भी कहेंगे मिन तक कहते नहीं माइग्रेन तो है ही नहीं हमें, वो तो गैस वाला सिर दर्द है, वो तो वैसे है, टेंशन से हो गया. बट दैट इज माइग्रेन. टेंशन से होना, गैस से होना, मतलब फास्टिंग से हो रहा है ना. गैस इसलिए बनती है कि खाली पेट हो आप. अब इससे एक और चीज सामने आती है कि ये जो माइग्रेन है, ये जनरली ये क्यों देखा गया कि विमेन में ज्यादा है और मेन में कम है? Women में migraine is much more common, about 3 to 4 times. Really? Yeah, Why is 3 to that? 4 times more common than men. कुछ reasons हैं, तो hormones हैं. Right. Women में menstruation के time, pre, post menstruation, you know, this is more common in this all our productive reproductive age group. Another reasons, अगर आप young females में देखोगे, especially in their 20s, 30s, 40s, married women, बहुत like we are working in Ludhiana, so I have seen a lot of lifestyle of Ludhianvis. काफ़ी लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो उन सबका लाइफ स्टाइल इज़ लाइक दे कम लेट होम, यू नो, 10 बजे घर आना, 11 बजे घर आना, काम हो जाते हैं, फिर लेट नाइट पार्टीज बहुत कॉमन है. फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने हर दिन हर कुछ करना है. आई टेल भी नेटफ्लिक्स है, टीवी है, उसको रात को हर दिन फिर वो घर आएंगे, डिनर लेट खाएंगे, एंड देन दे वॉच टेलीविजन एंड नेटफ्लिक्स लेट, देन वी स्लीप लेट. अब वो लोग क्या हैं, वो मैन घर पे लेट आए, लेट सोए, यू नो, और सुबह आप लेट उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो. और वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, दे स्लीप लेट, 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, सुबह बच्चों का स्कूल है, मदर्स हैव टू गेट अप, दे गेट अप एट 5:30, उन्होंने बच्चों के टिफिन बनाने हैं, उनको स्कूल भेजना है, फिर बाद में कोशिश करते किसी को नींद नहीं आती. So that is the reason they do not sleep well. Triggers. They do not sleep well, that triggers migraine like anything. Because every day you are sleep deprived. Correct. Sleep deprived हम कभी कभी होते हैं. Tell them कि functions हैं तो Saturdays को हम पार्टी पे जा रहे हैं. Weekends पे तो होता है ना कि 1 hour की आप sleep भी catch कर लेते हैं next day. And one day doesn't make much difference. But जो everyday का lifestyle है ना, that's very very sad. I have to, फिर मैं कई बार पेशेंट्स को बोलती हूँ प्लीज़ अपने हस्बैंड को नेक्स्ट टाइम साथ लेके आना. उनको समझाना पड़ता है कि भाई अगर आपने लेट आना है, बिजनेस का आई कांट चेंज, आई कैन टेल देम कि भी तुम जल्दी कराओ. राइट, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली काम जब तक है वी हैव टू एडजस्ट, यू नो. किसी का आइसक्रीम पार्लर है, वो 12 बजे कुछ कहते हैं मैम हम पार्टी हमने होस्ट करते हैं पार्टीज, तो दैट इज डिफरेंट. एटलीस्ट कम, ईट फूड क्विकली एंड स्लीप. ये नहीं कि घर आके पहले मैं चाय पीऊँगा फिर घंटे बाद 12 बजे डिनर करूँगा, उनके लिए भी अच्छा नहीं है और लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एटलीस्ट कीप योर बिंज वॉच ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर द वीकेंड्स. करेक्ट. You know, every day we can't do everything for their health also. They're putting on weight, obesity हो रही है men में भी. You know, you're eating junk, you're eating so late. जबकि हम कहते हैं 7 या 8 बजे डिनर करो. Right. Maximum 7. You know, we say early dinner. Right. And यहाँ पे लोगों का routine is dinner भी compromised है, sleep भी compromised है. So जाहिर सी बात. और ऊपर से वो घर आके जब इवनिंग में खाना खाते हैं, you eat a lavish dinner. Yeah. All fried and non-veg and everything you eat at night. So all these reasons they trigger migraine. Right. Dr. Monica, you are part of Indian Stroke Association. Yeah. Tell us something about it. What do you do in that? Indian Stroke Association is an organization which is, neurologist के लिए association है वो, neurologist की. उसमें से जो stroke में specialized या stroke के लिए काम कर रहे हैं, that is association for those people. उसमें में एक executive committee होती है हमारी, जिसमें about 9 to 10 people होते हैं. One is president elect, past president, secretary एंड 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और एक एडिटर होते हैं. तो उसमें मैं वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हूँ. सो इस एसोसिएशन में हम क्या काम करते हैं नॉर्मली, इंडियन जो गाइडलाइंस बनेंगी स्ट्रोक के रिलेटेड या स्ट्रोक के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स. पिछले साल भी जैसे हमने हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने प्लान किया और हमने ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल एक्टिविटीज़ करी. बिकॉज एज आई टोल्ड स्ट्रोक बहुत कॉमन है. स्ट्रोक में थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी और मल्टीपल थेरेपीज चाहिए उसको अगर टाइम पे पेशेंट आता है. पर
कितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे इंडिया में, है ना, बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी फिजिशियंस को अवेयर करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ की गई थी ताकि टाइमली स्ट्रोक को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वी डू मैनी पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़। आवर एसोसिएशन गिव्स इंडियन गाइडलाइंस टू मैनेज स्ट्रोक, क्योंकि वेस्टर्न पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग के ब्लड थिनर्स, उनके लिपिड कैसे मैनेज करने, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस देना, एक स्ट्रोक केयर पाथवेज बनाना, सो दैट हॉस्पिटल्स में वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें, सो दैट पीपल गेट यूनिफॉर्म स्ट्रोक केयर। करेक्ट। यू नो, सो दीज आर द डिफरेंट एजेंडाज। एंड बहुत सारे, जब वर्ल्ड स्ट्रोक डे आता है 29 अक्टूबर को, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट, तो पूरा मंथ हम वो स्ट्रोक की एक्टिविटीज़ करते हैं फॉर पीपल, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर फिजिशियंस, राइट, टू क्रिएट अवेयरनेस। राइट। ताकि हम, जैसे हम बात कर रहे थे ना, स्ट्रोक को लाइफस्टाइल प्रिवेंशन, हमारा पर्पज़ ये होता है कि लोग पेशेंट्स ना बने। जब आप पेशेंट ही बन गए फिर तो उसके बाद हो सकता है हम उनको ठीक कर सकें, वो टाइम पे आएंगे, या वो पूरा उसके ब्रेन का कितना रिजर्व है, कितना उनको मेडिसिन काम करती हैं। बट बेस्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस। तो प्रिवेंशन के लिए हम बहुत काम करते हैं। सो कमिंग टू द प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो ऐसे कौन से ख़ास जो चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, दैट यू फील, जैसे आके आप सीधा ठंडा पानी पीने लग जाते हैं, या अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैप डालना या फिर अम्ब्रेला लेके जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कितना आपको जो है हेल्प कर सकती हैं ताकि कुछ ऐसा ट्रिगर ही ना हो? जब हम बहुत हीट में जाएंगे, जब हमने बात की, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, और कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कई बार बहुत सिवियर हाइपरटेंशन होती है, लो बीपी हो जाता है, जिन लोगों का नॉर्मल बीपी रहता है, तो बहुत लो बीपी भी हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं देता। सो टू कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन, पानी बहुत पियो, पर नमक का ध्यान रखो, लेस सॉल्ट इंटेक। वी आर हाइपरटेंसिव, डायबिटिक पेशेंट्स या वैसे भी मीठा खाने की बहुत हमारे जो क्रेविंग्स होती हैं, उसको कंट्रोल रखना। यू नो, टेक हेल्दी ड्रिंक्स, डू नॉट टेक दोज कैन वाली जूसेस या पैक्ड फ्रूट जूसेस, दोज आर नॉट हेल्पफुल। वो बहुत कैलोरी इंटेक बढ़ाते हैं, उससे शुगर, बीपी बढ़ने के चांस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और उतनी प्लाक्स बनते हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक करते हैं। ओके, सो दैट थिंग हैज़ टू बी टेकन केयर, राइट। व्हाट डिड यू से? प्लाक we thought सिर्फ दांतों में होता है। वो प्लाक होते हैं, एक प्लाक्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और हमारे जो लेयर होती है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, एंडोथेलियम लेयर, उसके ऊपर प्लाक्स बन जाते हैं, जो कि छोटे डिपॉजिट्स बन जाते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं टिल द टाइम वो ब्रेक होके सडनली आपके किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक नहीं कर देते। अच्छा, जैसे हार्ट से क्लॉट जा सकता है, आर्टरी से जा सकता है ब्रेन के अंदर। तो ये प्लाक बनने का मेन रीजन आपने बताया? सबसे बड़ा हाइपरटेंशन। जितना हाई बीपी है आपका, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत हाई प्रेशर रहेगा फ्लो का, तो दैट विल लीड टू दैट रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड उसमें प्लाक फॉर्मेशन। शुगर ज़्यादा है, खून गाढ़ा है, तब प्लाक ज़्यादा बनेगा। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ मेजर रीज़न, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, उससे प्लाक बहुत बनता है। स्मोकिंग इज़ वन मेजर रीज़न, क्रॉनिक स्मोकिंग, वेपिंग, इवन एल्कोहल अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो इट लीड्स टू स्ट्रोक्स। ड्रग एब्यूज़, जैसे कोकेन, एम्फीटामिन, जो लोग ड्रग एब्यूज़ यंग पीपल करते हैं या बाकी लोग, उसमें स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया, लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वी आर प्रोन टू गेट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, और साथ में हमारा शुगर, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वी आर नॉट डूइंग सम एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आवर बॉडी रिमेन्स हेल्दी, करेक्ट, इट गेट्स गुड ऑक्सीजन, प्लाक फॉर्मेशन के चांसेस नहीं रहते। ईटिंग हेल्दी, इन सबसे, अदरवाइज प्लाक्स बनेंगे। Correct. So I think the parting message from our renowned neurologist Dr. Monica Singla, I would like to know कि आप youngsters, जो बच्चे स्पेशली सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? स्लीप वेल, स्लीप अर्ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक जब से कोविड आया उसके बाद से स्लीप साइकिल फॉर द किड्स हैव चेंज्ड, यू नो। तब से सब लोग ऑनलाइन हो गए, बहुत स्क्रीन टाइम्स बढ़ गए हमारे, स्क्रीन टाइम, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वी आर कीप सिटिंग ऑन द मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। सो प्लीज़ फॉलो ए हेल्दी लाइफस्टाइल। जंक फूड बच्चों ने खाना कभी कभी खाओ, बट नॉट इन रूटीन। ईट हेल्दी होम कुक्ड फूड एंड स्लीप वेल, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए, टू कीप आवर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इन चेक, टू कीप आवर ब्रेन हेल्दी। बच्चों की अगर पढ़ाई में भी कहें, अगर इफ़ दे स्लीप वेल, दे रिटेन
their memory is good. Yes. The reproducibility of the Right. work learned prior day is much better next day, and you perform better in the schools. Yes. So all crux is good Yeah, so the sleep. moral of the story here is all is well that sleeps well. That sleeps well. Very good. Thank I you think so much for sharing these valuable tips and insights, and I think these are life saving. Thank you so much. Thank you, Dr. Monica. Payal. Thank you for inviting me here. Thank you so much.